जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाध्याय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे भूगोल विषय के साथ में। भूगोल विषय को लेकर मैं आपके साथ चलूँगा, मैं यानी रवि वर्मा। भूगोल विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने आप में है, ये शायद आप लोगों को पता भी हो। और भूगोल विषय जो हमारी परीक्षा के लिए एकदम से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें जो भी जीएस का पार्ट है, अगर हम कोई विषय अगर हम मान लीजिए यूपी पीसीएस या यूपीएससी को देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, उसके साथ में इन्वायरमेंट का भी इसके साथ में गहरा संबंध है। इन्वायरमेंट को समझने के लिए जियोग्राफी की समझ होनी अति आवश्यक है। इसलिए स्वाध्याय एजुकेशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड जियोग्राफी दोनों साथ साथ लेकर चल रहा है। जियोग्राफी की अगर बात करें तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या रणनीति रहेगी और किस किस के लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करें। अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके यूपी पीसीएस, यूपीएससी या जो लोग सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो हो नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी और कहीं ना कहीं जो नेट टेट सीटेट जिसमें ईवीएस का पोर्शन रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। लेकिन हम लोग जो टारगेट करेंगे वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस और साथ में नेट जेआरएफ या पीजीटी, नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी को हम लोग टारगेट करते हुए एक सब्जेक्ट के रूप में जो सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं और जो ऑप्शनल देते हैं, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जियोग्राफी के अगर सिलेबस की बात करें तो चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसने एक लाइन में प्री का जो सिलेबस है उसने एक लाइन में दे दिया है भारत एवं, अब ये यूपीएससी का सिलेबस है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। यूपीएससी ने तो इतना दे दिया है, लेकिन इसको डिफाइन करते करते, इसको पढ़ते पढ़ते हम लोगों को कब 4 से 5 महीना लग जाता है, पता ही नहीं चलता। साथ में अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी ही रखनी होगी और भारत का जो भूगोल है उसके अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि पीसीएस जो है, पीसीएस वो फोकस कर रहा है इंडियन ज्योग्राफी पे, लेकिन यूपीएससी इंडियन ज्योग्राफी के साथ में विश्व भूगोल पर भी फोकस ज़्यादा करता है। तो कैसे पढ़ना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, अगर ये दो लाइनों का अगर सिलेबस है तो इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में जानना अति आवश्यक होगा। इसके साथ में आगे हम वीडियो में हम लोग कुछ पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होगा, कैसे क्या पढ़ना है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में सिर्फ इतना थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि यूपी पीसीएस जो है वो ब्रह्मांड के बारे में भी पूछता है, यानी कि सौरमंडल के बारे में भी समझ होनी चाहिए, जिसमें सौरमंडल में चाहे आपका ग्रह हो, उनकी गतियां हों या अक्षांश देशांतर हों, इन सारी चीज़ों की आपको परख होनी चाहिए। लेकिन यही यूपीएससी में थोड़ा सा इसमें मामला कट जाता है। लेकिन अगर बात करें दोनों विषय में समानता क्या है, दोनों परीक्षाओं में क्या समान है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो यूपीएससी कहीं ना कहीं अधिकतर अप्लाइड क्वेश्चन पे फोकस करती है और यूपी पीसीएस जो है कुछ अप्लाइड और कुछ फैक्चुअल पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, जैसे हमको पहला सेगमेंट मान लीजिए हम लोग जैसे विश्व और भारत है, तो विश्व में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और भारत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे, क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि हमारे पास किसी भी तैयारी के लिए, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले उसके ओल्ड पेपर हमारे पास होने चाहिए। अगर ओल्ड पेपर नहीं है तो आप एक अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल ग्रुप डी वाले भी पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका कौन सा है, किस तरीके से पढ़ना है, ये हम आपके साथ साझा करेंगे और आपको हम आपकी परीक्षा तक लेकर चलेंगे, सफल
परीक्षा में सफल होने के लिए आपको स्वाध्याय एजुकेशन पे बने रहना है। और निश्चित ही हम लोग इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगी, और फ्री के साथ साथ आपका कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर से जो आपका कोर्स है वो बिल्कुल ही कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है क्या क्या हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं। तो पहले तो विश्व भूगोल की हम अगर बात करें तो विश्व भूगोल में हम लोग जो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल की अगर बात करें तो इसमें से 3-4 यूनिट कह सकते हैं या 3-4 इसके भाग हम लोग कह सकते हैं, वो देख लेते हैं। पहला तो होता है भू आकृति, आप लोग जानते होंगे भू आकृति विज्ञान बोल सकते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमार्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी, और इसमें पर्यावरण का भी भाग आ जाता है। लेकिन पर्यावरण के लिए आप लोग बेहतर होगा कि जो स्वाध्याय एजुकेशन पे चल रही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज है उसको आप लोग ज्वाइन करें। लेकिन हम भी जितना सेगमेंट बनेगा वो हम लोग करेंगे। पर्यावरण में जैसे अगर मिट्टी का पार्ट है, मिट्टी को हम लोग देखेंगे, विश्व स्तर पे मिट्टी कौन सी है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ना, इकोसिस्टम इसमें क्या क्या है, तो ये सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भू आकृति विज्ञान में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो भू आकृति विज्ञान में हम पहले बता दें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है हम लोगों को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़नी है, और जैसे चट्टान है, ज्वालामुखी है, पर्वत है, पठार है ना, ये सारी चीजें जो हैं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद में अगर बात करें भू आकृति विज्ञान में महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति पढ़नी है। महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के साथ साथ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे वेगनर की थ्योरी है, वेगनर की थ्योरी हो गई, प्लेट टेक्टोनिक हो गया, हैरी हेस का सिद्धांत हो गया, इन सारे सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें लगता है भौतिक भूगोल में अगर बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक और अपक्षय अपर्दन यानी कि जो स्थलाकृतियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और अगर जो सब्जेक्ट वाले लोग हैं, सब्जेक्ट वाले जो लोग देखेंगे उनके लिए तो अपक्षय अपर्दन यानी कि स्थलाकृतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो फिर चाहे नदियाँ हों, नदी से निर्मित स्थलाकृति हो, या हिमनद से हो, या हिमनद से हो, या पवन से हो, इन सारी चीज़ों से जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी बात करें, अगर बात करें जलवायु विज्ञान की यानी कि क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका हो जाता है, जलवायु विज्ञान में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो आपका हो जाता है वायुमंडल एवं वायुमंडल का संगठन। क्या होता है वायुमंडल, कैसे इसका फॉर्मेशन क्या है, कैसे ये बनता है, इसके इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल आखिर होता क्या है, इन सब सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। वायुमंडल के साथ साथ इसमें सूर्यदाब, सूर्यताप है ना, वायुदाब क्या होता है, सूर्यतप क्या होता है, पवनें क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम जो जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि जेट स्ट्रीम होता क्या, वायु राशियाँ क्या होती हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चक्रवात क्या होते हैं, कौन कौन से अभी हाल ही में चक्रवात आए, कौन से, ये सारे करंट से रिलेटेड जो जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं है ना, तो इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और साथ ही में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे वायु राशियाँ कैसे बनती हैं, कैसे चक्रवात का निर्माण होता है, प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, अगर चक्रवात जो है
उत्तरी गोलार्ध में चलता है तो उसकी दिशा क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलेगा तो दिशा क्या होगी, इन सब सारी चीज़ों की हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी में हमको क्या है कि समुद्र विज्ञान में क्या है, जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर का पढ़ते हैं, ऊपर का देखते हैं, जो हमको दिखता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन समुद्र विज्ञान का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो संसाधन हैं, वो रिसोर्सेज जो हैं सर्वाधिक रूप से अगर भविष्य का देखा जाए तो समुद्र से हमको बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेज प्राप्त होने के चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा संसाधन वहीं से मिलेंगे। और कैसे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जलवायु के ऊपर क्या इनका प्रभाव पड़ता है, समुद्र विज्ञान क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी महासागरीय धाराएं होती हैं, जलधाराएं होती हैं, उनका जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर जलवायु बदलती है तो आम इंसान या हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि महाद्वीपीय बेसिन, महासागरीय बेसिन क्या होती हैं, उच्चावच क्या होते हैं, रिलीफ्स क्या होते हैं, महासागरों के अंदर भी क्या पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत होते हैं तो कैसे बनते हैं, कटक क्या होता है, इन सब टर्मिनोलॉजी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो पर्यावरण में हम लोग, जैसे पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण में हम लोग देख लेंगे कि मिट्टियाँ क्या हैं, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी हो जाता है जो जियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, वो हो जाता है मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल में हम लोग इस मानव भूगोल को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चलेंगे। मानव भूगोल में फिर चाहे वो मानव के क्रियाकलाप हों या आर्थिक दोहन हो, मानव द्वारा किए गए आर्थिक दोहन हो, संसाधन हो, इन सब चीज़ों के बारे में, उद्योग हो, है ना। विश्व स्तर पे प्रादेशिक भूगोल में हम लोग देखेंगे कि प्रादेशिक भूगोल में कौन से उद्योग कहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में हम लोग जनजातियाँ, जातियाँ, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और जनजातियाँ अभी तक हो सकता है आप लोग रटते हो, भूल जाते हो, रटते हो, भूल जाते हो, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपको कभी भी इसके बाद में, वीडियो को पढ़ने के बाद में, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को पढ़ने के बाद में आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, और नोट्स को सिर्फ दिन में 15 मिनट ही रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई चीज़ कभी भी भूलेंगे नहीं आसानी से, इतनी तो गारंटी स्वाध्याय एजुकेशन आपसे लेता है। मानव भूगोल के बाद में अगर हम बात करें आर्थिक भूगोल में हम लोग संसाधन हो गया, है ना, मानव भूगोल का एक पार्ट हो जाता है आर्थिक भूगोल। जनसंख्या में जनसंख्या भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, राजनीति भूगोल पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर तो भारत का भूगोल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से ही बनता है। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। चाहे आप पुराने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें पाएंगे कि इंडियन ज्योग्राफी अपनी एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। इंडियन ज्योग्राफी में जो है, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम लोग प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे। प्रादेशिक भूगोल को आम भाषा में या आम बोलचाल में लोग मैपिंग का नाम देते हैं। मैपिंग करवाएंगे, आपके साथ करेंगे, और मैपिंग मैं ये दावा करता हूं कि मैपिंग सिर्फ मैं नहीं, आप अपने आप मैपिंग करना और करवाना, किसी को भी आप मैपिंग करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो आप आसानी से किसी भी सवाल का आंसर कर सकते हैं कि कोई लोकेशन कहाँ पे है, कोई नदी कहाँ पे बहती है, किस क्षेत्र से होकर बहती है, ये सारी चीज़ें आप लोग आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नज़र आती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो सामान्य परिचय पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी का। सामान्य परिचय के साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्राकृतिक प्रदेश यानी कि नेचुरल डिवीज़न क्या है, प्राकृतिक प्रदेश। उसके बाद में पढ़ेंगे जलवायु पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे,
और इसमें भू आकृतिक प्रदेश भी पढ़ेंगे, और भू आकृतिक प्रदेश के साथ साथ में भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में भी हम लोग, भूगर्भिक इतिहास जो रहेगा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वनस्पति के बाद में हम लोग मिट्टियाँ पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या हुआ, भूगोल से संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी कि किस योजना में कौन सी चीज़ डेवलप हुई, अगर कोई बड़ी जो है, जैसे मान लीजिए कोई स्टील प्लांट लगा है तो किस पंचवर्षीय योजना में लगा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। और कौन सा स्टील प्लांट जैसे किसके सहयोग से लगा है, अगर बोकारो है तो किसके सहयोग से बना है ना, ये सारी चीज़ें, क्यों गोंडवाना लैंड में ही कोयला पाया जाता है, क्यों सबसे ज़्यादा जो हीरा है सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आखिरकार कोलार की खान में ही सोना क्यों मिलता है, हमारे यूपी में सोना क्यों नहीं मिलता, हमारे यूपी में ही समतल मैदान क्यों पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में क्यों नहीं मिलता, हिमालय का फॉर्मेशन कैसा है, हिमालय में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, हिमालय बना कैसे, हिमालय की उत्पत्ति क्या है, हिमालय कितने वर्षों में बना, हिमालय की एज क्या है, नदियाँ कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती थी, कौन सी बाद में बनी, कौन सी हिमालय के पहले बनी, नदियाँ जो हैं कौन सी, किस नदी का कहाँ उद्गम है, कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, नदियाँ अगर जो किसी तरफ बह रही हैं तो क्या कारण है कि नदी जो है, अधिकतर नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर ही बहती हैं। इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो हम लोग आने वाले समय में स्वाध्याय एजुकेशन पे एक एक करके हर एक सवाल का हम लोग आंसर लेंगे। और ये मान के चलिए ये सवाल जो हैं, जो भी आप पढ़ेंगे यही सवाल सारे एग्जाम में बनते हैं और यही सवाल आपको करके आना है, और करने के बाद में आपको सिलेक्शन अपना श्योर करना है। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से हमको कौन सी रणनीति लेकर चलनी है, क्या हमको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, क्या हमको सिर्फ चैनल के, अगर चैनल को लेकर चलते हैं, चैनल पे ही हम बने रहते हैं तो क्या हमारा बेनिफिट होगा, परीक्षा में हमारे सवाल हल होंगे। तो इसके लिए मैं सिंपल सा बता दूं, अगर एक आप ईमानदारी के साथ में इस चैनल पे बने रहेंगे और पूरी ज्योग्राफी आप अगर एक एक करके वीडियो को एक एक वीडियो आप अगर देखते जाएंगे और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका 90 से 95% क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा। 100% इसलिए मैं गारंटी नहीं लेता हूं क्योंकि कोई भी एग्जाम 80 से 90% उसके क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग सिलेबस होते हैं, लेकिन 10 से 15% क्वेश्चन जो होता है वो ना बच्चे को पता होता, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है कि क्वेश्चन ये आया कहाँ से, और ना कोई इतना पढ़ाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी बारीकियाँ छोड़ देते हैं जहाँ से भविष्य में क्वेश्चन बन जाता है तो कहते हैं अरे यहाँ से तो क्वेश्चन बन गया, चलो अगली बार पढ़ लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं 90 से 95% की तो श्योरिटी ले रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन 90 से 95% ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हो वो हो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि 90 से 95% अगर आप करके आते हैं हमारी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, तो कहीं भी आपका सिलेक्शन रुकने की कोई भी वजह नहीं बनेगा कि आपका ज्योग्राफी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट रहता है, जो यूनिट रहती है, वो जनसंख्या रहती है। क्योंकि आज के समय में जनसंख्या जो है, चाहे यूपी में जो जैसे पॉलिसी बनाने की बात, यूपी में जनसंख्या कंट्रोल की बात की जा रही है, तो जनसंख्या क्यों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए जनसंख्या, क्या कारण है कि जनसंख्या का दबाव भारत में इतना बढ़ रहा है। जनसंख्या में अगर भारत की भूमि की बात करें, भूमि विस्तार की बात करें, तो क्षेत्रफल मात्र भारत के पास विश्व का जो है 2.4% है। वहीं पॉपुलेशन जो है भारत जो है 17.5% समेटे हुआ है, अकेला दूसरे स्थान पे है। आने वाले समय में हम लोग पहले स्थान पे भी पहुंच जाएंगे या पहुंच सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि हो सकता है पहुंच ही जाएं। तो क्या कारण है कि हमारे पास जो भूमि है, जो रहने योग्य भूमि है, या हमारे पास जो भूमि विस्तार है वो कम है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास जो काम करने के, या फिर कहें बेरोजगारी जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं और आगे भी फेस करते रहेंगे अगर जनसंख्या जो कंट्रोल नहीं होती। तो जनसंख्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अभी क्योंकि नई जनगणना अभी होनी है,
नई जनगणना के पहले 2011 की जनगणना के सवाल जो हैं वो बहुत सारे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके पास नया डाटा होगा, नया डाटा जब आएगा तो नया डाटा पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया आपको सब कुछ जाएगा। इसके बाद नियोजन, प्रादेशिक नियोजन, भारत में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, परिवहन क्या है, उद्योग क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी और प्रॉपर आपको पीडीएफ भी आखिरी में जाके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग एक सरसरी नज़र में देख लें किस तरीके से क्या आपको पढ़ाया गया था। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हुए हम बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमारी परीक्षा में, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में बनते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भूगोल में क्वेश्चन बना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, शायद इसी बार आया था, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है। तो अब जब आप प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे तो प्रादेशिक भूगोल में यानी कि मैपिंग वाले सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि जब आप यूरोप में जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और उसके बाद में आप जब यूरोप में जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से जब आपको एक एक देश पढ़ाया जाएगा तो दिखाया जाएगा कि ये जर्मनी है, जर्मनी में इसको रूर कोयला क्षेत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ कोयला अत्यधिक रूप में पाया जाता है, उत्पादन होता है ना। इस तरीके से आप सबको बताया जाएगा। तो जैसे प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र, अभी हमने बता दिया आपको जर्मनी है, लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं होंगे कि मैप में जर्मनी है कहाँ। तो उसकी चिंता आप ना करिए, ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया कि एक आपका माइंडसेट बन जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। अब आप लोग 2 सेकेंड के लिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के 2 सेकेंड में आप आंसर जज करिए, और उसके बाद आप देखिएगा किसका सही है और किसका गलत है। ईमानदारी के साथ आप लोग, और जो लोग ईमानदारी के साथ देखेंगे और जो आपने अभी क्वेश्चन आंसर इसका सोचा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमने क्या सोचा था। तो जैसे इसका भौगोलिक रूप से अगर पूछ रहा है ग्रेट निकोबार के पड़ोस में कौन सबसे निकट है या कौन पड़ोसी है, तो लोग ये देखेंगे कि अरे श्रीलंका ऑप्शन में है, और जब श्रीलंका ऑप्शन में है तो लोग समझते हैं श्रीलंका तो सबसे भारत के नज़दीक है, और श्रीलंका जब भारत के नज़दीक है और जो ग्रेट निकोबार है वो तो भारत का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो सही जवाब सुमात्रा है। जिन जिन लोगों ने श्रीलंका किया था वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कहेंगे कि हमने श्रीलंका किया था, और एक बार कम से कम ये पता चले किस लेवल की तैयारी अभी लोगों में है, किस लेवल की तैयारी चल रही है। तो इसकी चिंता आप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ें आपको बताई जाएंगे कि सुमात्रा कहाँ पे है, सुमात्रा भाग किसका, इंडोनेशिया का है, श्रीलंका जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है या सार्क देश का सदस्य है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जावा द्वीप कहाँ पे, बोर्नियो द्वीप कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोगों को जब ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे तो ओशिनोग्राफी में महासागर पढ़ेंगे, महासागर के उच्चावच पढ़ेंगे, महासागर के जो गर्त हैं, जो खाइयाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो महासागरों में जिन महासागरों में कटक पाए जाते हैं, कौन कौन से महासागर हैं, कौन से महासागर में कौन सा कटक पाया जाता है, इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लोग पढ़े होंगे इससे पहले शायद वो लोग क्वेश्चन इसको कर पाएँ, जो लोग नए हैं वो लोग कतई चिंता ना करें, वो और खुश हो जाएं कि हमको शुरुआत से एक नए तरीके से एक अच्छे वे में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए किस तरीके से पूछता है। ये नहीं आपसे सिर्फ फैक्चुअल पूछ गया कि प्रशांत महासागर में मान लीजिए मेरियाना ट्रेंच जो है, मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाया गया, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बन गया कि मेरियाना जो गर्त है वो कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे वन लाइनर टाइप के, वो सिर्फ छोटे एग्जामों के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, इन छोटे एग्जामों के लिए, छोटे क्या ग्रुप डी के लेवल के, चाहे टेट हो, पेट हो, इन सब के लिए ये क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के बनते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पीसीएस या यूपीएससी जो पूछता है वो एक ही क्वेश्चन में आप देखिए 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मांग ली।
अब प्रशांत महासागर के बारे में भी आपको पढ़ा होना चाहिए, आर्कटिक महासागर के भी बारे में, हिंद महासागर के बारे में, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर के बारे में। जब आप इनके सारे गर्तों को आप जानेंगे तभी आप इस आंसर को कर पाएंगे। जैसे हिंद महासागर में सुंडा गर्त पाया जाता है, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त पाया जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर और मॉडिफाइड कर देते हैं तो प्रशांत महासागर में पूछा जाएगा मेरियाना गर्त कहाँ है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा कि उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत किस में पाया जाता है। तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पढ़ा होता है कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है, लेकिन अब उनको ये कंफ्यूजन है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है या दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो उसकी चिंता आप कतई ना करिए, हम एक एक पश्चिमी उत्तरी कौन सा है, प्रशांत महासागर जो मेरियाना ट्रेंच है वो है कहाँ पे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंद महासागर में सुंडा है, आर्कटिक में जो है वो जैसे प्रशांत में मेरियाना है, अंध महासागर अटलांटिक में जो है प्यूर्टो रिको है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देख लेंगे जैसे जैसे यूनिट आएगी। अब जैसे इसमें क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, क्या ये सही है? इसमें पूछा गया कौन से कथन सही है। अब आप देखिए बहुत लोग तो हिमालय तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का तरीका देखिए किस तरीके से पूछा गया है। इतना ज़्यादा डीप करके क्वेश्चन को पूछ रहा है कि अब आप एक एक राज्य में कौन कौन सा हिमालय जो है किस किस राज्य में किस फैलाव है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में पता तभी होगा जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे। तो हिमालय जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा होते हुए किस तरीके से हिमालय का जो है फैलाव है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, क्या सही है? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, क्या सही है? ये जो भी ऑप्शन है अभी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे। किसी को लग रहा होगा कि हाँ ये सारे सही हैं, किसी को लग रहा है कि हाँ केवल 1 और 2 सही है, कुछ भी आपको लग रहा होगा अभी के लिए, जो लोग अभी उस डीपली जो लोग नहीं पढ़े। तो जैसे हिमालय जो है लगभग 12 राज्यों में इसका फैलाव है। पश्चिमी घाट जो है या 6 राज्यों में फैला है, ना कि 5 राज्यों में। पुलिकट जो झील है वो 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसलिए पहले के तो 2 ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है केवल 3 सही है। इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं एक ही क्वेश्चन में आपसे 4-4, 3-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए आपको हिमालय के बारे में भी पूछ लिया गया, पश्चिमी घाट के बारे में भी पूछ लिया गया, उसके साथ साथ झीलों के बारे में भी पूछ लिया गया। जो झील है भारत की वो हम लोग आगे चल के भारत वाले चैप्टर में, भारत वाली जब क्लास होगी भारत का भूगोल की, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लोमबेक जल डमरू मध्य, तो जल डमरू मध्य जो है लोमबेक के पहले तो हमको ये जानना है कि जल डमरू मध्य होता क्या है। 2 सागरों को जोड़ने वाला जो जलराशि होती है वो जल डमरू मध्य होती है, साथ साथ 2 स्थल भागों को अलग करती है। स्थल डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, कौन से कहाँ पे हैं, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे लोमबेक जल डमरू मध्य है, लोमबेक स्टेट जो है, इसको अंग्रेजी में स्टेट बोलते हैं, स्टेट जो है वो जावा एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। यहीं पे ऑप्शन में अगर दे देता कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, एक में दे देता जावा हिंद महासागर को अलग करती है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप चिंता नहीं करेंगे, हम एक एक कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। साथ में हम देखेंगे कृषि वाले, जब कृषि को हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सी क्रांतियां हुई उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे गोल्डन क्रांति है, ग्रे क्रांति है, पीली क्रांति है, काली क्रांति है। कौन सी क्रांति, जैसे काली क्रांति पेट्रोलियम है, पीली क्रांति तिलहन है, ग्रे क्रांति उर्वरक है, गोल्डन क्रांति बागवान एवं शहद है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए और हम लोग आगे चल के पता करेंगे। तो इसी के साथ में हम आपसे आज इजाज़त लेते हैं और आने वाली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में, एक नई यूनिट के साथ में शुरुआत करेंगे। और जो है हमारे साथ अब बने रहेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी। स्वाध्याय एजुकेशन पे बने रहें। स्वाध्याय एजुकेशन निरंतर ही आपके लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री जैसे जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो निरंतर डेली के डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे।
मैं रवि वर्मा पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और स्वाध्याय एजुकेशन की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब मन से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। पूरा एक बार वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार उसको और देखिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ये डाल दीजिए कि सर ऐसा ऐसा हमको नहीं समझ में आया, या एक बार इस चीज़ को आप दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से हमको समझा दीजिए। तो मैं आज इजाज़त लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।